नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण का क्या स्वरूप है और किस प्रकार से मानव अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है या वातावरण के अंतर्गत रूपांतरण लाने की कोशिश करता है। अगर हम मानव जगत की बात करें तो मानव जगत में पर्यावरण की जो प्रकृति है वह दो प्रकार की मिलती है। पर्यावरण हमारे लिए अनुकूल सहयोगी यानी फेवरेबल हो सकता है या प्रतिकूल एवं असहयोगी अनफेवरेबल हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो पर्यावरण है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मानव समूह है उनके लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के हुआ करती है। यानी हर जगह पर पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। कहीं पर हमारे लिए पर्यावरण प्रतिकूल भी हो सकता है। एक विशिष्ट पर्यावरण की परिस्थितियां यानी कोई एक विशिष्ट पर्यावरण हम ले लें तो वह समाज के लिए अनुकूल और एक समाज के लिए अनुकूल हो सकता है तो दूसरे के लिए वो प्रतिकूल हो सकता है। यानी जैसे कि अगर हम बात करें कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र है तो रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पर जो निवास करने वाले लोग हैं या फिर हो सकता है कि आप और हम दोनों वहां पर जाएं तो मेरे लिए वो अच्छा हो सकता है मरुस्थलीय जलवायु और आपके लिए हो सकता है कि वो अच्छा नहीं रहे या फिर हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहे। तो एक ही पर्यावरण हर एक दो व्यक्तियों के लिए बराबर अनुकूल हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो अनुकूल परिवेश हम किसे कहें? तो हम ऐसे पर्यावरण को अनुकूल परिवेश कह सकते हैं जो किसी जीव समूह के अस्तित्व की रक्षा, उसके विकास और उसकी उन्नति में सहायक होता है। जहां पर अनुकूल पर्यावरण मिलता है उस जीव समूह को किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होती है, उसका जीवन काफी सहज और सरल तरीके से चलता है। यानी हम कहें कि किसी भी प्रजाति जैसे कि हमने कई प्रजातियों के बारे में डिस्कस किया, हमने कई ऐसी विशिष्ट जनजातियों के बारे में डिस्कस किया जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर निवास करती है। तो वहां पर वो रहते हुए उन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाया है या प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश की। यानी कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने अपने अंदर खुद में बदलाव लाया है या फिर जो प्रकृति है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। तो बेसिकली हम इन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जगह पर हमें कह सकते हैं कि अनुकूल पर्यावरण मिल सकता है। अगर हम बात करें कि प्रतिकूल पर्यावरण क्या है तो प्रतिकूल पर्यावरण में अगर मानव को रहना पड़े तो वो क्या करेगा उस पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर निवास कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर क्षेत्रों में जो गर्मियाँ का ज़्यादा प्रकोप नहीं है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल जाती है। और मुझे कहा जाता है कि रेगिस्तान के धोरों के अंतर्गत मुझे अपना जीवन गुजारना है तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर मॉडिफिकेशन करूंगा। मॉडिफिकेशन क्या करूंगा कि मुझे पता है कि मुझे वहीं अपना जीवन निकालना है। तो मैं वहां का जो स्ट्रक्चर है जहां पर मैं रहूंगा तो वहां पर मैं कुछ प्रयास करूंगा। जैसे कि अगर पेड़ नहीं है तो वहां पर मैं पेड़ लगा सकता हूँ। गर्मी ज्यादा है तो हो सकता है कि मैं एयर कंडीशनर का प्रयोग करूं, मैं कूलर का प्रयोग करूं, मैं पंखे का प्रयोग करूं, वहां पर ठंडे पानी का प्लांट लगा दूं। तो हर प्रकार से वहां पर मैं कुछ ना कुछ प्रकृति के अंदर बदलाव लाने की कोशिश वहां पर करूंगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि हम गर्मी के बचाव के लिए हम एयर कंडीशनर कमरे बना सकते हैं, सर्दी से बचने के लिए हम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, बरसात से बचने के लिए हम छाते या रेन कोट की व्यवस्था करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो ये क्या किया हमने, मॉडिफिकेशन किया। कहने का अर्थ होता है कि हमें गर्मी से बचना है तो हमने सूर्य को गायब नहीं किया। कर सकते हैं क्या? नहीं, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं तो हमने खुद को बदल दिया। सर्दियों से बचने के लिए हम हवा, ठंडी हवा को रोक नहीं सकते हैं तो हमने क्या किया कि घर के अंदर अपने हीटर लगा दिया। बारिश को हम रोक नहीं सकते इसलिए हमने छाते का प्रयोग कर दिया। यानी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में हर जगह पर बदलाव नहीं किया जा सकता है। कहीं पर खुद को बदलना पड़ता है तो कहीं पर दूसरों को कुछ हद तक बदला जा सकता है। इसी प्रकार से जो काफी ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर मनुष्य ने अपने सुरक्षा के लिए काफी घने बालदार कपड़े जो हैं वो धारण करना शुरू कर दिया। मानव ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर हमेशा चलने के लिए, जल पर चलने के लिए नाव बनाई है, जलयान बनाया है, आकाश में उड़ने के लिए उसने हवाई जहाज बनाया है,
धरातल पर चलने के लिए उसने विविध प्रकार की बैलगाड़ी और गाड़ियों की व्यवस्था की, रेलगाड़ियों की व्यवस्था की। तो इन सभी जो परिवहन के जो साधन हैं, उनका प्रयोग करके मानव अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसने शुष्क क्षेत्रों में जल का संचय कर दिया, वहां पर तालाब बना दिया, वहां पर नहरें बनाकर पानी लेके चला गया, पाताल तोड़ कुएं बना दिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए वहां पर इस प्रकार के उसने प्रयास किए। जो थार का मरुस्थल है वहां पर गंगा नहर, जो महाराजा श्री गंगा सिंह जी जो बीकान के महाराजा हैं, उन्होंने हिमालय का पानी राजस्थान के अंदर लेके आ गए। इंदिरा गांधी नहर बना दी गई, उसके माध्यम से जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको काफी हरा भरा हमने बना दिया और वहां पर हमने कृषि क्षेत्रों का विकास किया। तो इस प्रकार से ऐसी प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हमने परिवर्तन लाने की जो क्षमता है, वो मानव के साथ साथ जितने भी जो जीवधारी है और जितने भी जो वनस्पतियां हैं उनमें भी इस प्रकार की क्षमता है। यानी केवल मानव नहीं, वनस्पतियां भी अपने आप को परिवर्तित करती है। उदाहरण के तौर पर देखें कि जो वनस्पतियां रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती हैं, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वह अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देती है ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर नमी बनी रहे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं तो उसे हम पर्यावरणीय समायोजन करते हैं कहते हैं। और पर्यावरणीय समायोजन को अब हम समझेंगे। अब पर्यावरण समायोजन क्या है, तो उसको हम समझने के लिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हीज एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। यानी जो मानव भूगोल है वह एक ऐसा विषय है जो अध्ययन करता है कि मानव किस प्रकार से अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। अर्थात भौगोलिक वातावरण के जितने भी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है उनमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि अगर बात करें कि मानव का भोजन है, वस्त्र है, उसके निवास है, उसके उद्योग धंधे है, ये जो सभी चीजें हैं इन सभी पर हम प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। और मानव दोनों क्रियाओं के माध्यम से, यानी यहाँ पर दो प्रकार के कार्य करता है। और वो दो प्रकार के कार्य किस प्रकार से करता है कि वह अगर किसी को समायोजन स्थापित करना है, तो या वातावरण के साथ एडजस्टमेंट स्थापित करना है, अपने परिवार के साथ अगर एडजस्टमेंट स्थापित करना है, तो वह अपने वातावरण में, जो उसका वातावरण है उसमें अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता और अपनी शक्तियों के आधार पर उसमें परिवर्तन लाता है या उसमें एडजस्टमेंट करता है। कहने का अर्थ होता है, एक उदाहरण के तौर पर हम देखिएगा कि अगर हमें परिवार में, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई भी स्त्री है, अगर वो अपने ससुराल के अंतर्गत जाती है तो वहां पर उसे भयंकर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब उस एडजस्टमेंट के अंतर्गत वो क्या करेगा, तो एडजस्टमेंट में अब उसको परिवर्तन करना है, तो उसको ध्यान में क्या क्या रखना है कि पहली चीज तो कि वो अनुकूलन करेगा या रूपांतरण करेगा। अनुकूलन का अर्थ होता है कि दूसरों के अनुसार अपने आप को ढाल दो, यानी बदल जाओ। और मॉडिफिकेशन कहता है बदल दो, यानी सामने वालों को बदल दो। जैसे कि अगर हम कहें कि अनुकूलन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहां से वो स्त्री गई है या जो बालिका वधु के रूप में किस परिवार में गई है, तो वहां पर अगर उसके घर में कह सकते हैं कि घूंघट प्रथा नहीं है, और जिस जगह जिस ससुराल में वो पहुंचे हैं तो वहां पर घूंघट प्रथा है, तो वो क्या करेगी, अपने आप को उसके अनुसार ढाल देगी, अनुकूलित कर लेगी, एडेप्शन कर लेगी। कोई बात नहीं, मेरे घर के अंतर्गत घूंघट प्रथा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो मैं क्यों ना इसका अनुसरण करूं। अपने आप में उसने बदलाव लाए। अब ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो क्या किया उसने, रूपांतरण कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। मेरे घर के अंदर घूंघट की प्रथा नहीं है, तो आपके यहाँ पर भी मैं घूंघट की प्रथा को फॉलो नहीं करोगी, मैं तो घूंघट नहीं निकालोगी। तो ये क्या रहा, मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन इस प्रकार से किया जाता है। तो अनुकूलन का अर्थ होता है, जैसे कि इसको वातावरण के संदर्भ में देखें, तो बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, तो बारिश पर तो अब किसी का जोर चलता नहीं, तो बारिश के साथ हम क्या करेंगे, उसका अनुकूलन करेंगे कि कोई बात नहीं, अब इस बारिश को तो हम रोक नहीं सकते। अब मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन तो हम क्या करेंगे, उसको बदलना है। तो बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, हम छातों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये दो प्रकार के कार्य चलते हैं। अगर इसको ह्यूमन ज्योग्राफी की जो दूसरी जो ब्रांचेज है, जैसे कि नियतिवाद और संभववाद से जोड़ा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एडप्शन वो प्रक्रिया थी जो निश्चयवादी कहते हैं कि मानव को प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए, यानी मानव का प्रकटीकरण होना चाहिए, तो वो कहलाता है एडप्शन। और जहां कहा जाता है कि मनुष्य में ताकत है कि वो अपने पर्यावरण को बदल सकता है, वह इतनी शक्ति रखता है, तो वो कहलाता है मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। अब इन दोनों के बीच में क्या है, तीन चीजें। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी है, तो वहां पर हम जिक्र करते हैं कि इस चीजों के बीच में वो उसके सामने क्या है, उसकी आवश्यकता है। जैसे कि अगर मैं हम कहूँ नीड्स है, अब उसकी आवश्यकता है कि भाई बदलना है, लेकिन कितना बदलना है, मेरी नीड कितनी है, मुझे किन किन चीज़ों में परिवर्तन करना है। फिर उसके बाद आता है उसकी शक्तियाँ, क्या मेरे पास उनको बदलने की पावर है। फिर उसके बाद एक और जिस पर हमें ध्यान देने रखता है वो है रुचि। आवश्यकताएं, हाँ मुझे बदलना है, मेरी रुचि के अनुसार है, और उसके बाद है शक्तियाँ। तो ये इन चीजों का ध्यान में रखते हुए, यानी इनके अनुसार वह अपने वातावरण में चेंज लाने का प्रयास करता है। अब हम समझते हैं कि ये जो है अडेप्शन और ये मॉडिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडप्शन या अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ होता है मानव को अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना या उपयुक्त बना देना, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वातावरण के परिवर्तनों का सामना करने के लिए शरीर में जो भी प्राकृतिक संशोधन होता है उसे अनुकूलन कहा जाता है। बारिश में भीग सकते हैं, जैसे कि आपने कहा होगा कि कभी देखा होगा कि कई आप में से ऐसे होंगे जो सर्दियों के मौसम में एक व्यक्ति को देखते हैं तो वो कम से कम 3 जैकेट ऊपर के ऊपर ऊपर उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर एक कैप लगा दी, मुंह पर भी कुछ बांध दिया, और पास में एक दूसरा जो बैठा रहता है वो केवल एक जैकेट में रह रहा है। तो जो एक जैकेट में है उन्होंने उस सर्दी के साथ अनुकूलन स्थापित कर दिया, तो वह उसको ज्यादा सर्दी नहीं लग रही है। और वहीं जिसने एडजस्टमेंट नहीं किया तो उसने क्या किया, परिवर्तन किया। परिवर्तन किस प्रकार से किया कि उसने रजाइयों के ऊपर रजाइयां डाल दी, तो चेंज कर लिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो दो चीजें हैं, तो या फिर तो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लो, या फिर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन ला दो। तो अनुकूलन जो है वो प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थिति है। जो अनुकूलन नहीं करेगा वह मरेगा। यानी सरवाइव करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आपको परिवार में करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपको क्लासरूम में करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपको समाज में करना पड़ेगा, देश में करना पड़ेगा। आपको उनके अनुसार ढलना है तो अनुकूलन कहलाएगा। तो प्रत्येक जो जीवधारी है वह अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। अब ये अनुकूलन कितना होगा, इसकी मात्रा अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन जीवन के संघर्ष में प्राप्त की गई जो सफलता है वह डिपेंड करती है कि आपने कितना अनुकूलन किया। अगर आप अनुकूलन ज्यादा करते हो तो जीवन में आपको काफी ज्यादा सफलताएं मिलती है। आप एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो वहां पर आपको सफलताएं कम मिलती है। रिपीट कर रहा हूं, जीवन के संघर्ष में आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने अनुकूलन किस अनुपात में किया। अनुकूलन बिल्कुल न होने पर जीव मर जाएगा। तो अनुकूलन तो करना है। अब अनुकूलन ज्यादा करोगे तो आप ज्यादा सफलता प्राप्त करोगे, कम करोगे तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको टीस रहेगी कि नहीं, ये चीज जो है ये सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मनुष्य हो, सभी के जीवन में अनुकूलन आवश्यक होता है। अब मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती है। जैसे कि अनुकूलन बात करें तो अनुकूलन जो है वह आंतरिक होगा या बाह्य होगा।
आंतरिक का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से मन को मना लिया कि ठीक है, जैसे कि हमने घूंघट प्रथा का उदाहरण दिया, तो ये ठीक है कि हाँ हम वॉलेंट कह सकते हैं कि हम आंतरिक अपने आप में कुछ बदलाव ला रहे हैं। तो जो अपने आप में भी जो परिवर्तन ला रहे हो, वो या फिर तो ऐच्छिक हो सकता है या अनैच्छिक हो सकता है, वॉलेंट्री हो सकता है या इनवॉलेंट्री हो सकता है। यानी आपने अपने अंदर जो बदलाव लाए, करना तो एडजस्टमेंट है ही आपको, लेकिन वो एडजस्टमेंट आपने अपनी मर्जी से किया या फिर आपसे जबरदस्ती करवाया गया। परिवर्तन दोनों में होगा, अनुकूलन तो करना ही है। तो अपने आप ने आपने देख लिया है कि जिस प्रकार से आप टीचर्स के पास जाते हो और टीचर ने कहा कि आप टीचर में क्लास में जाते हो और कहते हो कि गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और दूसरा इनवॉलेंट्री किस प्रकार से हो सकता है कि आपकी इच्छा है ही नहीं, लेकिन सर ने रोज आपको टोक देता है कि बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड आफ्टरनून, मैं आई कम इन, क्या मैं जा सकती हूँ। ये जो चीजें होती है, ये ऐच्छिक भी हो सकती है और अनैच्छिक भी हो सकती है। फिर एक होता है बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन का अर्थ होता है, ये तो हमने अंदर ही अंदर जिस प्रकार से प्रयोग। बाह्य अनुकूलन का अर्थ होता है कि जिस प्रकार की आपकी यूनिफॉर्म क्या होगी, आप किस प्रकार के घरों में रहोगे, आपका घरों का आकार या किस प्रकार से घर की जो खिड़कियों की दिशा क्या होगी। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन लाते हैं ये आपके बाह्य कहलाता है। ये सामाजिक व्यवहार आपका किस प्रकार का रहेगा कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। अब ये पाप होता है तो ये चीज तो क्या हुआ, हमने इंटरलेन कर ले कि पाप तो पाप का भाग्य, लेकिन झूठ बोलेंगे कि तो पापा मारेंगे, तो ये क्या हो गया, बाह्य होगा क्या नहीं, बाहर से मार पड़ेगी। लेकिन अंदर से हमने कहना, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि रास्ते के ऊपर जा रहे हो और एक बड़ा सा पत्थर आपको दिख गया, पत्थर दिख गया और आपने पत्थर को हटा दिया, तो ये आपके अंदर से भाव आया कि हाँ इसको हटाना ठीक रहेगा। लेकिन किसी ने कहा इस पत्थर को हटा, हो सकता है कि भाई परिवर्तन अनुकूलन या परिवर्तन दोनों तरीके से हुआ, लेकिन एक आंतरिक तौर पर हुआ और एक बाह्य तौर पर हुआ। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि हॉलैंड तथा जो पोलैंड है, वहां के जो टेक्निकल इंजीनियर का जो परिवार है, वह भू उपग्रह स्टेशनों के निर्माण के लिए भारत के धरती पर भारतीय वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करने के लिए आता। देखिए पोलैंड से आया है और कहां पर आया है, भारत आया। अब ये स्टेशन बनाना है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की जो वातावरण है वो कह सकते हैं एक तो काफी गर्म है, ठीक है। अब वो किस प्रकार से अडेप्शन करता है, तो यूरोप से जो आए हैं परिवार, वो तमिलनाडु जब आएंगे तो वहां के जो वातावरण है उसमें अनुकूलन स्थापित करने के लिए वो क्या करेंगे, तो तमिल भाषा के कुछ शब्द सुनेंगे, हेलो हाय बाय जो भी है, वो नमस्कार, खान पान की प्रणालियां, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कुछ नए पदार्थ जैसे कि इडली डोसा वगैरह जो है उसके प्रति उसको रुचि जागृत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का ये जो कार्य है, ये उनका ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन है, वॉलेंट्री इंट्रिस्टिक एडप्शन है। यानी ये इन पर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप तमिल भाषा के शब्द सीखो, आप डोसा इडली खाओ, आप चाहे तो अपना यूरोपियन जो डिशेज है वो यहाँ पर बना सकते हो। तो ये हमने क्या किया, ये ऐच्छिक और आंतरिक परिवर्तन है। यदि यह यूरोपियन परिवार कई पीढ़ियों तक तमिलनाडु में रह गया और तेज धूप तेज गर्मी में रहने लगा, तो उसकी जितनी भी जो संततियां है, उसकी शरीर की जो त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे काले रंग की होने लगेगी, काले रंग के उसके कण बनने लगे। यानी पहले गोरे थे, लेकिन लंबे समय तक रहने के कारण उसकी त्वचा के अंतर्गत काफी परिवर्तन आए, उसकी त्वचा का रंग काला होने लगा। और जो उसके पिता जो इस धूप में आए थे तब उसमें छाता लेकर खड़े रहे थे, लेकिन उसकी जो संततियां यानी उसके जो पुत्र है वो हो सकता है कि बिना छतरी के भी वहां पर खड़े रहे। यानी उस यूरोपियन परिवार के जो लोग हैं उनमें धूप को सहन करने की जो शक्ति है वो आ चुकी है, उसकी जो चमड़ी है उसका रंग अब धीरे धीरे काले होने लगा। तो ये अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन है। उन्होंने नहीं सोचा था कि मेरी त्वचा का रंग एकदम काला हो जाएगा, इच्छा न होते हुए उसके शरीर के अंतर्गत आंतरिक बदलाव आए। इसी ये तो रहे आपके आंतरिक बदलाव, ठीक है। इसी प्रकार से यूरोपियन जो परिवार जो हॉलैंड से आया था और वो तमिलनाडु में जब तमिल समाज से अपना तालमेल बैठाने के लिए क्या करेगा,
तो पुरुषों ने, जो पुरुष लोग थे, उन्होंने पैंट की जगह पर सूती पजामा या फिर लुंगी पहननी शुरू कर दी। उनकी जो स्त्रियां हैं, वहाँ के उत्सव में जाने के लिए वहाँ पर साड़ियाँ पहनने लगी, तो जीन्स उन्होंने छोड़ दिया, पाजामा पहनने लगे और वहाँ पर उन्होंने धोती धारण करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो बदलाव जो आए हैं, ये बाह्य अनुकूलन आए, यानी यहाँ पर भी उन्होंने यूरोपियन यानी अंग्रेज लोगों ने राजस्थान में रहने के लिए परिवर्तन लाए। क्या परिवर्तन लाए कि अंग्रेज लोग जो जींस पहनते थे, यहाँ पर आने पर ढीले ढीले जो लबादे हैं वो पहनते हैं। आप पुष्कर का देखिए या कहीं पर देखिए तो वो काफी ढीले ढीले वस्त्र इस प्रकार के पहनने लगते हैं, लेकिन वहां के खुद के देशों में वो काफी टाइट वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा यहाँ के वातावरण के अंतर्गत भी वो अपने आप को ढाल दिए। तो कपड़ों में बदलाव लाया, बाह्य अनुकूलन हो गया। अंदर उसकी चमड़ी के अंदर प्रवेश चेंजेज आए, आंतरिक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। अब इसी परिवर्तन के बिहाफ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैकाइवर। अब मैकाइवर ने टाइप ऑफ एडेप्शन या एडप्शन के रूप बताया, यानी अनुकूलन जो है वह 3 रूपों में मिलता है और उसका प्राणी के अस्तित्व से गहरा संबंध है। सबसे पहले भौतिक या शारीरिक अनुकूलन, फिजिकल एडेप्शन, भौतिक या शारीरिक अनुकूलन। तो प्राणियों के जो समूह है का उनका जो शरीर है वह स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करता है। इसमें उसकी इच्छा हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम भौतिक अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर काफी तेज धूप रहती है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी त्वचा का रंग काला हो जाता है। जबकि अगर ठंडे क्षेत्रों की बात करें तो वहां के जो लोग रहते हैं उनकी त्वचा का रंग गोरा या पीला होता है। इसी प्रकार से साफ जो हवा में काम करने वाले लोग हैं उनके फेफड़े फेफड़े जो होते हैं काफी शक्तिशाली होते हैं, आसानी से कोरोना वगैरह जो है उससे नहीं मरते। तो हमारी जो शक्ति है या हमारी जो दुर्बलता है, स्वास्थ्य है, बीमारियां हैं, ये सब प्राकृतिक नियमों से अनुकूलन की मात्रा पर डिपेंड करती है कि हमने कितना अनुकूलन किया। अब इसे हम प्राकृतिक अनुकूलन भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसे प्रकृति से अनुकूलन, ये प्राकृतिक अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है वह है बायोलॉजिकल या जैविक अनुकूलन। जैविक अनुकूलन का अर्थ हो गया कि एक जो जीव है, यानी प्राकृतिक रूप से जीवन का एक विशिष्ट रूप एक विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने या अनुकूलन करने के योग्य बनाया जाता है। यानी एक विशेष प्रकार की जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के पर्यावरण की आवश्यकता होती है, और यदि इस विशेष प्रकार के पर्यावरण से प्राणी को अलग कर दे तो प्राणी का जीवित रहना कठिन या फिर हो सकता है असंभव हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो मछली जल की रानी है और वह जल के लिए बनी है, और यदि उसको बाहर निकालोगे तो मछली मर जाएगी। तो इस प्रकार से जैविक अनुकूलन प्राणी सदैव ऐसे पर्यावरण में रहने का प्रयत्न करता है जिस जो उसकी जीव रचना यानी ऑर्गेनिज्म के अनुकूल हो, तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल एडिप्शन। फिर है हमारा महत्वपूर्ण ह्यूमन ज्योग्राफी का सोशल एडिप्शन। अब सोशल एडेप्शन क्या है, वह मनुष्य से संबंधित है क्योंकि मनुष्य का ही समाज होता है, जानवरों का तो कोई समाज होता नहीं है। तो मनुष्य को अपनी प्राकृतिक और जैविक जो परिस्थितियां हैं के साथ एक ऐसे जटिल समाज से भी अनुकूलन करना पड़ता है जिसमें वो रह रहा है। जैसे कि अगर बात करें जितने भी जो शिकारी होते हैं वो लगभग प्राय हिंसक होते हैं, यानी मार काट वगैरह इनका उद्देश्य हिंसा करना ही होता है। अब जो चरवाहा होता है, पशुपालक होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि पशुओं को चराना है, अपने पोषण प्राप्त करना है। कृषक की प्रकृति क्या होती है, चुपचाप वो अपना काम करता है। तो जितने भी जो कृषक समुदाय का अर्थ होता है कि वो जो खेतियों में लगे रहते हैं या फिर जो लोग पशु चराने में लगे रहते हैं वो हिंसक नहीं होते। अब देखिए कि एक दिवसी हो या चाहे कोई ऐसी कम्युनिटी हो जाए जो सीधे प्रकृति पर जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सुबह से लेकर शाम तक किससे बातें करता है,
चुपचाप अपने शांत दिमाग से अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को, अपनी गायों को चराता है और एकदम उसमें शांत स्वभाव का देखने को मिलता है। किसान का भी स्वभाव कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, अतः वह शांति का समर्थक होता है। इसी प्रकार अगर नगरों की बात करें तो नगरों के जो लोग होते हैं, खेती का कोई संबंध नहीं है, भूमि से उनका कोई प्रेम ही नहीं होता है। तो वे अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उनको कह सकते हैं बातें करना, इधर चाय पीना, ये जो पार्टी वगैरह करना, उनका वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो जिस परिस्थिति में या जिस विशिष्ट परिवेश में व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल देता है, वहाँ समाज से वो अनुकूलन करता है। इसके अलावा कुछ सभ्यता, संस्कृति, आकांक्षाएँ, उपलब्धियाँ भी होती हैं, उसके साथ भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि हमारे समाज में ये प्रथा है, ये विवाह पर ये कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार का पहनावा है, खान-पान है, तो वो कहीं न कहीं पर एडजस्टमेंट होता है। यानी समाज जो है वो आपके एडजस्टमेंट को तय करता है, आपके एडजस्टमेंट को प्रभावित करता है कि आप अपने जीवन में कौन-कौन से कार्य किस वे से करोगे, किस प्रकार से आपकी बोलचाल की भाषा या आपके अनैतिक कार्य करने से पहले आप हमेशा डरते हो कि समाज कुछ कहेगा। अनैतिक कार्य चाहे स्वयं का हो, चाहे किसी और का हो, किसी को कष्ट पहुँचाने से पहले हम सोचते हैं कि समाज में हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि हम उस समाज के साथ अगर मान लीजिए हमें सोशल अडॉप्शन नहीं करना है और हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, हमें कोई लेना-देना नहीं, तो कहीं न कहीं समाज का दबाव या समाज जो है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो ये एडॉप्शन के अलग-अलग प्रकार के मैकाइवर के अनुसार ये आपके रूप थे। फिर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है रूपांतरण। तो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्धन यानी उसको बढ़ाया जाता है, परिमार्जन यानी उसको साफ किया जाता है, कमियों को दूर किया जाता है और उसे बढ़ाया जाता है। तो ये चेंज किया जाता है यानी वह रूपांतरण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं मेरे पसंद के अनुसार कमरे के अंतर्गत कह सकते हैं कि किस प्रकार की कहाँ टेलीविजन रहेगा, कहाँ पर पंखा रहेगा, कहाँ पर एयर कंडीशनर लगेगा, कहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे पास पावर यानी शारीरिक शक्ति कितनी है, मेरी जेब के अंदर कह सकते हैं कि कितना पावर है, तो उस पर डिपेंड करता है तथा मेरी आवश्यकता है। तो उसके आधार पर मैं इस प्रकार के परिवर्तन करता हूँ यानी अपनी रुचियों एवं शक्तियों एवं रुचियों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए वैसे मानव जो होता है वो पूर्ण रूप कह सकते हैं कि अगर कहे कि मानव स्वतंत्र है, तो ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र का अर्थ होता है कि हम हमेशा इसको फ्रीली नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने भी जो प्राकृतिक वातावरण है या जो हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो इसको काफी जटिल बना देता है। जैसे कि अगर हम कहें कि समाज में हम मृत्यु भोज को बंद करना चाहें क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है और मेरे अंदर शक्ति है और मेरे साथ मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं उसको बदल नहीं सकता है क्योंकि समाज आपके सामने जटिलताएं प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार से भूकंप या ज्वालामुखी की घटनाएं हैं और आप चाहते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी बिल्कुल बंद हो जाए और मैं इसको रोक दूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर कई प्रकार की जटिलताएं आपके सामने होती है। यानी सामाजिक हो चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, दोनों वातावरण में हम परिवर्तन सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहें कि मानव के लिए वातावरण ने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी, अब उस सीमाओं का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अब टुंड्रा प्रदेश में हम खाल और समूर के जो वस्त्र पहनते हैं, कच्चा मांस खाना पड़ता है, सील मछली का शिकार करना पड़ता है, रेंडियर का शिकार करके हमें जीवन निर्वाह करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वह उस मनुष्य को खेती करने की अनुमति नहीं देती। वहाँ पर कोई फसल तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि फसल तैयार होने के लिए वहाँ पर जो टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आवश्यक है, वही ये मिलेगा। वहाँ पर उसे मिट्टी नहीं मिलेगी। तो ये सभी वहाँ पर नहीं मिलती है, इस कारण प्रकृति ने वहाँ उनको जो भी कुछ दिया और उसी का वो उपयोग और उपभोग करते हैं। अपने घरों को गर्म करने के लिए सील मछली की चर्बी को जलाते हैं, रेंडियर का शिकार करते हैं, वातावरण के अनुसार अपना काम करते हैं। इसी प्रकार के जो सूखे क्षेत्र हैं तो वहाँ पर पानी की कमी है, तो जो खेती कृषक लोग हैं वो फसलों की सिंचाई करते हैं। तो हमने वहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार का रूपांतरण किया है, यानी हमने बदलने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश जो है उस पर कुछ जटिलताएँ भी है, उसका हम प्रकृति की सीमा को
से ऊपर जाकर इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि जापान जो है, उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से अपनी कम से कम जमीन में बहुत से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया। जो पहाड़ वाले जो भूमि है वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती कर ली, रास्तों के लिए पहाड़ों को काटकर सुरंग बना दी। तो ये प्राकृतिक वातावरण में आपने रूपांतरण किया है। तो इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं, इन रूपांतरण को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो जो भाग है वो है, एक तो है नेचुरल मॉडिफिकेशन और एक है मैन इंड्यूस। नेचुरल मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है कि प्राकृतिक रूपांतरण, यानी जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, विस्फोट, बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, इनसे हमारे सामने एकाएक बहुत जल्दी से परिवर्तित होता है। और दूसरी प्रकार जो कह सकते हैं कि मृदा के जमाव से अवसादी मैदान बन रहे हैं, या फिर मैदान बनने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज होती है, तो इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहता। यानी ये प्राकृतिक रूपांतरण जो रहता है, इसमें मानव का कोई रूपांतरण नहीं रहता। लेकिन जो मानवीय प्रयासों से जो किए गए रूपांतरण होता है, जैसे कि वनों को काटना है, उनका शोषण करना है, आग लगाना है, नहरें बनाना है, नल ट्यूबवेल खुदाना है, पशुओं को चराना है, खनन कार्य करना, ये भौतिक पर्यावरण के जो उदाहरण हैं। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसमें मनुष्य का हाथ होता है। जैसे कि वो दलदल को सुखाकर मैदान बना सकता है, जंगल को काटने का खेती बाड़ी के लिए जमीन बना सकता है, पहाड़ के ढालों पर वो खेती कर सकता है, जो सूखे क्षेत्र है वहां पर नहरें बनाकर वहां पर पानी ले जाकर उसको लहरा सकता है। तो इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं वह रूपांतरण कहलाते हैं मानवीय। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मानवीय छांट या ह्यूमन चॉइस क्या होती है। तो प्रकृति उपहार स्वरूप मानव को प्राकृतिक वातावरण देती है। अब इस वातावरण में दृश्य और अदृश्य अनेक प्रकार के संसाधन है, जो हमें दिखते हैं और कुछ हमें नहीं दिखते। तो मनुष्य की आवश्यकता इतनी है, तो वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, प्रकृति में बदलाव करता है। और प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है। ऐसा कौन कहता है, नवनियतिवाद कहते हैं। मानव अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी छांट, अपनी चॉइस के अनुसार किसी क्षेत्र के विशेष के अंतर्गत परिवर्तन लाता है, या उसके अंदर चेंज लाता है और उस प्रदेश को अपने अनुकूल बनाता है। तो ये जो चॉइस है, ये जो छांट है, ये डिपेंड करती है कि उसकी आवश्यकताएं कितनी। तो मनुष्य की जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी तकनीकी के अनुसार जितना भी वो परिवर्तन कर सकता है, वो उतना परिवर्तन अपने पर्यावरण के अंतर्गत करना लगता है या करता है। इसको हम मानवीय छांट कहते हैं। यानी मानव प्रकृति में बदलाव लाएगा, कितना बदलाव लाएगा, जितनी मानव की आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार उसने अपने वातावरण में परिवर्तन लाया, यानी जंगल को काटा और वहां पर खेत के लिए जमीन बना दी। ये डिपेंड करता है उसकी आवश्यकता और उसकी छांट या उसकी चॉइस पर। तो इस प्रक्रिया में एक सीमा के अंदर हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं। जैसे कि एक भौगोलिक प्रदेश में जहां पर मानव रहता है, उसके चारों तरफ उसका वातावरण रहता है। मनुष्य क्रिया प्रक्रिया के कारण इस भौतिक पर्यावरण में मॉडिफिकेशन लाने का प्रयास करता है, और ये जो मॉडिफिकेशन है वह एक हद तक संभव है। और इस सीमा के बाद अगर हम चाहे कि पर्यावरण में परिवर्तन लाए, तो हम नहीं ला सकते। ये परिवर्तन जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि मनुष्य के पास ज्ञान कितना है, उसके पास पावर कितना है, उसकी क्षमताएं कितनी है और उसकी इंटरेस्ट कितना है। एक निश्चित सीमा के बाद मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की जो भौतिक शक्तियां हैं वहां पर बाधा उत्पन्न कर ले लगती है। यानी नदी के अंदर आपने हो, नदी को आपने ढक दिया और वहां पर मकान भर दिया, लेकिन जब नदी आएगी तो वो उस मकानों को बहाकर लेके जाएगी, और ये प्रकृति बाधाएं उत्पन्न करती है। और मानव हमेशा इन बाधाओं के समाधान के लिए तत्पर रहता है। वो पुल बना देता है, पुल के नीचे से पानी चला जाएगा, ऊपर मकान रहेंगे। तो इस प्रकार मनुष्य समस्याओं का समाधान ढूंढकर निराकरण करना चाहता है, और मनुष्य प्रकृति के साथ समायोजन इस प्रकार से स्थापित कर लेता है। कुछ खुद में बदलाव लाता है, कुछ प्रकृति के अंदर बदलाव लाता है, और प्रकृति के साथ जब वो एडजस्टमेंट कर लेता है, तो उसके लिए इस प्रकार की वो दशाएं वो उत्पन्न कर लेता है। जब मनुष्य वैज्ञानिक या तकनीकी जो उपलब्धियां हैं उसके फलस्वरूप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह भौतिक संसाधनों का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकता है।
कई बार पर्यावरण या वातावरण की प्रक्रिया इतनी सक्रिय होती है कि मानव जितना काम करता है उसको वो बिगाड़ कर रख लेता है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जो गंडक नदी है जिसे नारायणी नदी कहा जाता है, तो वहां पर पुल बनाना असंभव था। लेकिन 1955 में वहां पर रेलगाड़ियों के आवागमन के हेतु वहां पर पुल बना दिया गया। यानी संभव नहीं था लेकिन फिर भी मनुष्य ने बनाया। लेकिन तेज जब नदी का बहाव आया तो जो पुल था वो पूरा का पूरा बिखर गया और आवागमन बाधित हो गए। तो वह प्रकृति के विरुद्ध जग गया, तो वहां पर इस प्रकार का समाधान हुआ। चमोली उत्तराखंड की घटना को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया कि बड़ी गंडक जो नदी है उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ से नहरें निकाली गई और इस जो प्रवाह था यानी जो था उस वो गंडक परियोजना के माध्यम से व्यवस्थित किया गया और 95-96 में पुल बनाकर वापस शुरू किया गया और उसके बाद ये कार्य लगातार कह सकते हैं कि कुछ बदलाव उसने अपने अंदर लाए। इसी प्रकार से बिहार में कोसी नदी है तो वहां पर भी इसी प्रकार के मानवीय प्रयास जो है असफल नजर आते हैं। तो कभी कभी जो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो उस समय मानवीय प्रक्रियाओं की गति को धीमे कर लेता है, तो वहां पर परिवर्तन हो जाता है यानी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो प्रकृति के इस परिवर्तन में मनुष्य रुकावटें भी डालता है। मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता वातावरण में छांट अपनी इच्छा के साथ एडजस्टमेंट करता है। जहां पर भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं वहां से आसानी से वो समायोजन कर लेता है। तो वातावरण जो है हमें अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इस अवसरों का लाभ उठाकर कुछ परिवर्तन लाता है, क्योंकि मनुष्य को जहां कहीं पर भी जहां कभी छूट देती है मनुष्य उस अवसर का लाभ उठाता है और मानव कभी कभी जो मानव की योजनाएं होती है वो इसी छूट पर आधारित होती है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये काफी लंबे समय तक तो नहीं रहता है, लेकिन जब तक मनुष्य प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करता है तब तक चलता रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जितने भी जो विकसित जो कंट्री है, डेवलप कंट्री, वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग काफी सूझबूझ के साथ करता है कि नहीं खत्म हो जाएंगे। वे संसाधनों का उपभोग तो 100% करता है लेकिन खुद का खर्च नहीं करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो बिना उपभोग के नष्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वह इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते रहते हैं और इस प्रकार की कार्य चलती रहती है। तो ये आपका ह्यूमन चार्ट है और इसके आधार पर वो अपनी आवश्यकता यानी उसके पास आवश्यकता होती है, आवश्यकता के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो आवश्यकताओं को पूरा किस प्रकार से किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि मनुष्य ने क्या ठाना है, उसकी रुचियां क्या है और उसमें कितनी पावर है कि वह इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वो डिपेंड करता है उसकी चॉइस पर। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट चलता है।